तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले कि टेम्परेचर का इफेक्ट फोटोसिंथेसिस पे कैसे होता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि टेम्परेचर का इफेक्ट होगा या नहीं होगा। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, आपको ये अच्छे से समझना होगा कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस में दो इंपॉर्टेंट, जो पूरा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है उसको हम लोग ने दो स्टेप में डिवाइड किया हुआ है। एक है लाइट रिएक्शन जो लाइट पे डिपेंडेंट होता है, और दूसरा डार्क रिएक्शन जो एंजाइम पे डिपेंडेंट होता है और लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट होता है। आपको ये बात पता है अच्छे से कि जब भी लाइट रिएक्शन होता है तो एटीपी बनता है, एक्सक्यूज मी, जब भी लाइट रिएक्शन होता है तो एटीपी बनता है और NADPH2 बनता है। और जब ये दोनों बन जाते हैं तो हम ये जो दोनों चीजें होती हैं वो डार्क रिएक्शन में यूज होती हैं। दे आर यूज्ड अप इन द डार्क रिएक्शन। लेकिन डार्क रिएक्शन इज अ एक्चुअल रिएक्शन जहां पे CO2 फिक्स होता है, और ये फिक्सेशन रूबिस्को के वजह से होता है और बहुत सारे एंजाइम्स के वजह से होता है। रूबिस्को इज नॉट द ओनली एंजाइम, इट्स अ मेन एंजाइम। किसी भी मूवी में मेन एक्टर होता है लेकिन सपोर्टिंग एक्टर्स भी पाए जाते हैं। यस सर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जब भी हम लोग टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, ये जो डार्क रिएक्शन होगा, ये जो डार्क रिएक्शन होगा, डार्क रिएक्शन is affected by temperature, affected by temperature। अब सवाल उठता है why dark reaction is affected by temperature। तो आपको समझना है because dark reaction is catalyzed by enzyme, और एंजाइम अपना इफेक्ट एक प्रॉपर टेम्परेचर पे दिखाता है। बिकॉज डार्क रिएक्शन डिपेंड अपॉन एंजाइम, डिपेंड अपॉन एंजाइम। तो जानने की कोशिश करते हैं कि मिनिमम कौन सा टेम्परेचर होता है जिसपे प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर, सबसे पहले आपको समझना होगा कि मिनिमम कौन सा टेम्परेचर है जिसपे फोटोसिंथेसिस हो सकता है। तो आपको ये जानना होगा कि मोस्ट ऑफ द प्लांट, जो मोस्ट ऑफ द प्लांट है, दिस इज नंबर 1 पॉइंट। मोस्ट प्लांट जो होता है अपना फोटोसिंथेसिस 0 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस पे अपना फोटोसिंथेसिस करना चालू कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट परफॉर्म देयर फोटोसिंथेसिस इन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको सबसे पहले समझनी है। 0 to 5 डिग्री पे वो अपना फोटोसिंथेसिस, मोस्ट ऑफ द प्लांट फोटोसिंथेसिस करना चालू कर देते हैं। लेकिन कुछ लाइकेन होते हैं, लाइकेन, यस सर, लाइकेन्स मालूम है ना। लाइकेन अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको समझना होगा कि लाइकेन वो कहलाता है जो अलगे और फंगाई के कॉम्बिनेशन से बन जाता है। लाइकेन वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है, उसका खुद का वजूद नहीं आता है, उसके अंदर ये एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म कहलाता है। इसके अंदर अलगे और फंगाई दोनों एक साथ जुड़ के सिम्बायोटिक एसोसिएशन में एक साथ रहते हैं। तो लाइकेन के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर होगा दैट इज गोइंग टू बी -20 डिग्री सेल्सियस। कम ऑन इंडिया, -20 डिग्री सेल्सियस। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, -20 डिग्री सेल्सियस। कुछ ऐसे जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म मालूम है ना, आप सबने प्लांट किंगडम सीखा हुआ है। प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है। फ्यू जिम्नोस्पर्म, जो फ्यू जिम्नोस्पर्म होते हैं वो -35 डिग्री सेल्सियस पे फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि मैक्सिमम कौन सा टेम्परेचर है जिसपे प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ये जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि मैक्सिमम टेम्परेचर हमारी पृथ्वी पे कहाँ पे है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर डेजर्ट में पाया जाता है। यस सर। तो अगर मैं बोलूं कि डेजर्ट है, डेजर्ट का मतलब आप समझते हैं एब्सोल्युटली ड्राई, ड्राई हैबिटेट, एब्सोल्युटली ड्राई कंडीशन। तो अगर मैं डेजर्ट के बारे में बात करता हूँ, डेजर्ट प्लांट मैक्सिमम किस टेम्परेचर पे अपना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो होगा 55 डिग्री सेल्सियस। यस सर।
तो मिनिमम से अगर डेजर्ट में कोई भी प्लांट पाया जाता है तो वो 55 डिग्री सेल्सियस तक अपना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर जाता है तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना मुश्किल ही नहीं, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यस सर, इज दैट क्लियर? देन आपको ये समझना है कि हमारे पास C3 प्लांट भी पाया जाता है, हमारे पास C4 प्लांट भी पाया जाता है। C3 जो हमारा प्लांट है, नहीं एक बात और है कि देयर इज अ हॉट स्प्रिंग में कुछ अलगे पाए जाते हैं, वो 75 डिग्री सेल्सियस पे भी अपना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। अब बच्चों को ये डाउट होगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द हॉट स्प्रिंग। तो आपको पता है कि हॉट स्प्रिंग वो होता है जहाँ पे कई साल पहले वॉल्केनो आया हुआ था और वहां अभी भी जमीन से उबलता हुआ पानी रिलीज होता है। यस सर, इज दैट क्लियर? सो हॉट स्प्रिंग का मतलब ये होता है कि हॉट स्प्रिंग का मतलब होता है हाई टेम्परेचर एरिया जो पृथ्वी पे कहीं कहीं है। यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, थर्मोफाइल बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, लेकिन थर्मोफाइल बैक्टीरिया आपको मालूम है कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। तो इसी हॉट स्प्रिंग में जहां पे उबलता हुआ पानी उबल रहा है ना, 75 डिग्री सेल्सियस पे 75 डिग्री सेल्सियस पे कुछ अलगे होते हैं, सम अलगे, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। यस सर, क्योंकि अलगे ही फोटो ऑटोट्रॉपिक है, मतलब लाइट से अपना खाना बनाता है, क्योंकि उसके पास क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। सम अलगे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इवन एट 75, डेजर्ट में 55, फ्यू जिम्नोस्पर्म -35 पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। लाइकेन इवन -20 डिग्री सेल्सियस पे भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट जो होते हैं वो अपना फोटोसिंथेसिस 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में परफॉर्म करते हैं। सुपर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं बच्चों जिंदगी की राहों में। अब आपको ये सीखना है कि C3 प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस किस पे परफॉर्म करते हैं और C4 प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस कहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो ये जो C3 प्लांट होता है वो उनके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है, ऑप्टिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब सबसे पहले ये सवाल होगा कि बच्चों को ये नहीं मालूम रहता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर का मीनिंग क्या होता है? तो पूरे बायोलॉजी में जब भी वर्ड ऑप्टिमम वर्ड आएगा, इस पूरे बायोलॉजी में जब भी वर्ड ऑप्टिमम आएगा, ऑप्टिमम वर्ड का मतलब होता है बेस्ट परफॉर्मेंस। यस, बेस्ट परफॉर्मेंस मतलब बेस्ट एक्टिविटी। यस सर, सबसे बेस्ट एक्टिविटी को हम लोग ऑप्टिमम एक्टिविटी बोलते हैं, लेकिन इसमें सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं और प्लांट मर जाए तो इसको हम लोग नहीं बोलेंगे, भले वो आखिरी मरने से पहले आखिरी वक्त में वो शायद मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करे, लेकिन हम उसको फिर ऑप्टिमम नहीं बोलेंगे। उसको हम मैक्सिमम बोल सकते हैं लेकिन ऑप्टिमम नहीं बोलेंगे। ऑप्टिमम का मतलब होता है बेस्ट परफॉर्मेंस अंडर द गिवन कंडीशन। यस, एट द गिवन कंडीशन बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सा है। सो ऑप्टिमम वर्ड आप मीनिंग लिख लीजिए, इट्स अ बेस्ट फंक्शन या बेस्ट एक्टिविटी आप लिख दीजिए। बेस्ट एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वी ऑलवेज कॉल इट एज अ ऑप्टिमम। सो बेस्ट परफॉर्मेंस, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द C3 प्लांट जो है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 10 to 25 डिग्री, 10 to 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये जो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है फॉर द C4 प्लांट, आपको मालूम है कि C4 प्लांट ना हाई टेम्परेचर पे अपना फोटोसिंथेसिस ज्यादा परफॉर्म करता है। तो C4 प्लांट के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो C4 प्लांट के लिए होगा वो 30 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस होगा। मेरे ख्याल से अगर नीट के लिए ये फिगर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी सारी फिगर इवन इफ यू फॉरगेट इट देन आल्सो फाइन। मेरे ख्याल से नीट के लिए ये जो तीन फिगर्स है, मोस्ट ऑफ द प्लांट, ये जो फिगर है, देन देयर इज दीज टू फिगर, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पक्का? तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, देन विल कंटिन्यू अबाउट दिस। यस सर। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि डार्क टेम्परेचर से डार्क प्लांट फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन है वो अफेक्टेड होता है, रूल नंबर 1।
why होता है? Because it is going to be controlled by the enzymes. कुटिल इला by enzyme, yeah, it is controlled by the enzyme. ये enzyme के द्वारा कंट्रोल किया जाता है. मोस्ट प्लांट के लिए 0 to 5 डिग्री होता है, लाइकिन के लिए -20 होता है, फ्यू जिम्नोस्पर्म के लिए -35 होता है, डेजर्ट प्लांट के लिए 55 होता है, हॉट स्प्रिंग के लिए 75 होता है, C3 प्लांट के लिए 10 to 25 डिग्री होता है, और C4 प्लांट के लिए 30 to 45 डिग्री सेल्सियस होता है. आई थिंक दिस वर्क इज सुपर्ब. हम आगे बढ़ते हैं अपने जिंदगी के राहों में. इस सेम टेम्परेचर के जो पॉइंट है उस पे हम और भी फोकस करने की कोशिश करते हैं. अगला पॉइंट ये होगा कि अगर हम मिनिमम टेम्परेचर से मैक्सिमम टेम्परेचर की तरफ मूव ऑन करते हैं. ये पॉइंट से आपने क्या सीखा? ये पॉइंट से आपने सीखा कि किसी भी प्लांट के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा वो डिपेंड करता है उसके हैबिटेट पे. यस सर. सो optimum performance is dependent upon the how the plant is adapted to the given habitat. Optimum photosynthesis depend optimum photosynthesis is always going to be dependent upon, it is always going to be dependent upon, किस चीज पे डिपेंडेंट है? how the plant is adapted to given habitat. How plant adapted to given habitat. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, और इसमें हैबिटेट वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हैबिटेट इज द प्लेस where organism live, where organism, इसमें ऑर्गेनिज्म, हम प्लांट को ही ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं, ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड एज अ हैबिटेट. हैबिटेट वो प्लेस कहलाता है जहां पे ऑर्गेनिज्म देखो रह जाता है. कर का यस सर. तो ये हैबिटेट अगर कोई डेजर्ट में रहता है तो उसके लिए 55 डिग्री सेल्सियस तक फोटोसिंथेसिस हो सकता है. उसके लिए ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस अलग टेम्परेचर पे पाया जाएगा. लेकिन कोई आईसी एरिया में रहता है या पोलार रीजन में रहता है तो उसके लिए बेस्ट फोटोसिंथेसिस किस टेम्परेचर पे होता है, वो टेम्परेचर अलग होगा. मेरे ख्याल से आप ये बात अच्छे से समझ लिए. C3 के लिए ये 10 to 25 होगा, और 30 से लेके 45 ये C4 प्लांट के लिए होगा. आई थिंक दिस वर्क इज सुपर्ब. आपको ये बात समझ में आ गई है. अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा आगे. अगर कोई भी प्लांट को हम मिनिमम टेम्परेचर से ऑप्टिमम टेम्परेचर पे लेके जाते हैं, यस सर, फ्रॉम मिनिमम टेम्परेचर टू ऑप्टिमम टेम्परेचर. जब हम मिनिमम टेम्परेचर से ऑप्टिमम टेम्परेचर पे जाते हैं, फ्रॉम मिनिमम टेम्परेचर टू ऑप्टिमम टेम्परेचर, सो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डबल होता है एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर. क्या बोला मैंने? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर x है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा, अगर ये 10 डिग्री सेल्सियस हो गया तो ये डबल हो जाएगा, दैट इज 2x. और अगले 20 डिग्री सेल्सियस पे ये 4x हो जाएगा. तुम्हाला कळलं की नाही कळलं? मिश्रा सर ये बता रहे हैं आपको कि जब आप मिनिमम टेम्परेचर से ऑप्टिमम टेम्परेचर पे जाते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें प्लांट का फोटोसिंथेसिस बेस्ट होता है और विदाउट हर्टिंग, प्लांट को कोई डैमेज नहीं होता है. विदाउट डैमेज, ये इंपॉर्टेंट है. मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस बट विदाउट डैमेज, ये दोनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए ऑप्टिमम के लिए. कळलं का तुम्हाला? सो अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो अगर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस x है तो 10 डिग्री सेल्सियस अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये 2x हो जाएगा. अगर मैंने 10 का डबल 10 से आगे और 10 डिग्री सेल्सियस में गया, 20 डिग्री सेल्सियस गया, तो ये 2x का 4x हो जाएगा. मतलब एवरी टाइम इफ वी गो फ्रॉम मिनिमम टेम्परेचर टू ऑप्टिमम टेम्परेचर, फॉर एवरी 10 डिग्री, मैं लिखता हूं यहां पे, फॉर every 10 degree Celsius rise in temperature, 10 degree rise in temperature will leads to
will leads to every 10 degrees Celsius rise in temperature will leads to double the rate of photosynthesis. Double rate of photosynthesis, है ना? तो आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर. मैं इसको एक डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं. अगर सपोज 0 डिग्री सेल्सियस है और फोटोसिंथेसिस x है, तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस और ये हो गया टेम्परेचर, राइट? पक्का? तो अगर मैं इसको 10 डिग्री बढ़ा दूं, 10 डिग्री कर दूं, तो ये 2x हो जाएगा. अगर मैं इसको 10 डिग्री और भी बढ़ा दूं 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये 4x हो जाएगा. अब आप मुझे बोलोगे कि 10 और बढ़ा दो सर, तो ये 30 हो जाएगा. लेकिन अगर 25 पे ऑप्टिमम टेम्परेचर पाया जाता है, तो ये ऑप्टिमम तक ही. मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिनिमम से ऑप्टिमम टेम्परेचर. ऑप्टिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं, मिनिमम से ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर आप 10 डिग्री बढ़ाते हो तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. सो आई थिंक ऑल दिस आर द एस्पेक्ट अबाउट द टेम्परेचर. एंड नाउ व्हाट वी गोना टॉक अबाउट. आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया हुआ है. हमने दी मोस्ट डिटेल में ये टॉपिक को पढ़ा हुआ है. ये सारे नंबर ऑफ फैक्ट हैं जो रेयरली बच्चों को बताए जाते हैं. आप कंपेयर कर सकते हैं. यस सर. और अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में आखिरी फैक्टर है जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, वो वाटर. हम एक दो फैक्टर और एडिशनल फैक्टर हम जरूर पढ़ेंगे. तो अब हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट फैक्टर के बारे में. एंड दैट नेक्स्ट फैक्टर इज कॉल्ड एज अ, तो आप समझते हैं वो नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है. इट इज ऑलवेज कॉल्ड एज अ वाटर. हम लोग बात करने वाले हैं इस समय वाटर के बारे में, वाटर एज अ फैक्टर. पक्का? सो आई थिंक दिस वर्क इज सुपर. और हम लोग क्या करते हैं, दिस, ये ब्लू थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, हम इसको कलर चेंज कर देते हैं. वी चेंज इट टू रेड. दैट विल बी वेरी वेरी नाइस. थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन. जब हम वाटर का इंपॉर्टेंस, मतलब कैसे वाटर फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है, जब हम इस बात के बारे में फोकस करते हैं, तो आपको ये जानना होगा कि वाटर जो होता है, वाटर का रोल कहाँ है फोटोसिंथेसिस में. तो आपको ये याद होगा मेरे ख्याल से कि ये जो वाटर होता है, ये जो वाटर होता है, ये स्प्लिट होता है. देयर इज अ फोटोलिसिस ऑफ वाटर नाम की चीज आपने फोटोसिंथेसिस में सुनी होगी. वाटर का फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर. और जब भी फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, हाइड्रोजन प्लस एंड OH माइनस रिलीज होता है. और ये जो हाइड्रोजन होता है, दिस विल बी टेकन अप बाय द CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. फिक्सेशन में ये यूज होता है. बिल्कुल सही है ना? ऐसा ही होता है ना. वाटर की लगेगी वाट, ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है और हाइड्रोजन विल बी एक्सेप्टेड बाय द CO2 टू फॉर्म द ग्लूकोज मॉलिक्यूल. सुपर. अब आपको ये समझना है कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए कितने पानी की जरूरत है. जरा हम लोग ऐसा समझ लेते हैं इसको कि अगर कोई भी प्लांट है 100 लीटर पानी एब्जॉर्ब करता है, अगर 100 लीटर पानी वाटर जो है वो हमारे प्लांट ने एब्जॉर्ब किया है, ठीक है. सो जितना भी पानी एब्जॉर्ब किया है, 100 लीटर या 200 लीटर, जितना पानी एब्जॉर्ब किया है उसका 1% is used in photosynthesis, is used in photosynthesis. क्या बात है. मतलब 100 लीटर अगर किसी प्लांट ने पानी एब्जॉर्ब किया है, तो खाली 1 लीटर फोटोसिंथेसिस होने के लिए जरूरी है. तो क्या आपको लगता है कि वाटर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा? सो ऑब्वियसली इसका जवाब है नहीं, कि वाटर इज नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. वाटर की कमी होगी नहीं, क्योंकि वाटर की रिक्वायरमेंट कम है भाई. 1% रिक्वायरमेंट इज सो लेस. यस सर. 1% की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है ना. यस सर. लेकिन आपको थोड़ा सा और भी डेप्थ में अंडरस्टैंड करना होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट को. जरा हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं. यस सर. सपोज सपोज अगर सपोज वाटर इज लेस, वाटर इज लेस, प्लांट जिस सॉइल में है
उस सॉइल में पानी कम हो गया है, तो अब क्या होगा, क्या होगा अब? इसका मतलब ये होता है कि 99% जो होता है पानी, दैट विल बी लॉस्ट, 1% तो यूज हो जाता है, दैट विल बी लॉस्ट। यस सर, लॉस ऑफ वाटर होगा। अब ये जो लॉस ऑफ वाटर है होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर होता है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वी ऑलवेज कॉल इट एज अ ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और ये लॉस होना बहुत ही जरूरी है। अगर पानी ट्रांसपिरेशन से लॉस नहीं होगा, अगर पानी ट्रांसपिरेशन से लॉस नहीं होगा तो नीचे का पानी ऊपर आएगा ही नहीं, ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट नहीं होगा। इस चीज को हमने ऑलरेडी डिटेल में सीखा हुआ है इन द रूट प्रेशर थ्योरी एंड द ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी बोलती है कि जब ट्रांसपिरेशन होगा, वाटर लॉस होगा, तभी सॉइल का पानी रूट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, है ना, पानी ऊपर ट्रेवल करेगा। और जब भी ट्रांसपिरेशन ज्यादा होना चालू होता है, सबसे पहला इफेक्ट क्या होता है? स्टोमेटा बंद, स्टोमेटा क्लोज। और अगर स्टोमेटा क्लोज, तो क्या प्लांट को CO2 मिल पाएगा? क्योंकि जब स्टोमेटा ओपन होता है तभी प्लांट एनवायरनमेंट से CO2 को स्टोमेटा की ओपनिंग के थ्रू एब्जॉर्ब करता है। सो CO2 विल बी लेस, यहाँ पे CO2 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब CO2 कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली फिर फोटोसिंथेसिस विल बी अफेक्टेड, फोटोसिंथेसिस अफेक्टेड। आपको एक और चीज याद रखनी होगी कि जैसे अगर इवन इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ लॉस, इवन स्मॉल वाटर लॉस हो गया, अगर थोड़ा सा भी पानी में पानी लॉस हो गया, थोड़े से अमाउंट में भी पानी लॉस हो गया, तो एंजाइम्स जो होते हैं ना, एंजाइम्स का हाइड्रेशन रुक जाएगा। एंजाइम जो होते हैं वो वाटर कंडीशन में ही वर्क करते हैं। अगर थोड़ा सा भी पानी लॉस हो जाता है तो एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं, एंजाइम स्टॉप फंक्शनिंग, स्टॉप फंक्शनिंग। इसके साथ आपको ये भी समझना होगा, देयर विल बी विल्टिंग अकर, विल्टिंग ऑफ लीफ। ये जो लीफ है ना, उसका पानी उड़ जाएगा या गायब हो जाएगा या कम हो जाएगा तो विल्ट होगा, श्रिंक हो जाएगा। यस, विल्टिंग का मतलब होता है एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, एक्सेस लॉस ऑफ water. Yes sir, so I think this part is very clear, right? So जब भी पानी का लॉस होता है तो पानी के लॉस की वजह से फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगा, दैट्स बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन, दैट्स बिकॉज CO2 नहीं मिलेगा। क्योंकि फोटोसिंथेसिस होने के लिए इटसेल्फ 1%, तो वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर या मेजर फैक्टर नहीं है फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने के लिए। आई थिंक ये बात समझ में आ गया। मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। वाटर जो होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, ये हाइड्रोजन देता है, ये हाइड्रोजन CO2 से कंबाइन होके CO2 को फिक्स करने के काम में आता है। फोटोसिंथेसिस को करने के लिए, होने के लिए जस्ट 1% ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है। 99% ऑफ जो पानी होता है वो वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस हो जाता है, इसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। स्टोमेटा जो होता है वो क्लोज होता है, CO2 विल बी लेस, photosynthesis is going to be affected. Even a small amount of water is going to be lost, enzyme will be stop functioning and wilting will occur. So I think this concept is very very clear. अब हम बात करते हैं अगले फैक्टर के बारे में। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑक्सीजन के बारे में। अगर किसी भी प्लांट को ऑक्सीजन, किसी भी प्लांट में हाउ द फोटोसिंथेसिस इज गोइंग टू बी अफेक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि अगर लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इफ देयर इज अ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, यस सर,
तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है वो इंक्रीज होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है बच्चों, इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर मैं जब भी बोलता हूं कि इफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो रैपिडली राइज होता है, रैपिडली राइज, देन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है वो डिक्लाइन होता है। देन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब होता है कम होना या ड्रॉप होना, डिक्लाइंस। और इस इफेक्ट को हम वॉलबर्ग इफेक्ट बोलते हैं, वॉलबर्ग इफेक्ट बोलते हैं। सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आपको ये वॉलबर्ग इफेक्ट है जो नीट के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा याद रखना। अगर ऑक्सीजन थोड़ा रहेगा तो वो प्लांट को मदद करेगा फोटोसिंथेसिस में। जो पिगमेंट सिस्टम होता है या फोटो सिस्टम होता है उसको ऑक्सीडेशन में या फोटो ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा। यस सर, फोटो ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा। लेकिन यही ऑक्सीजन जब ज्यादा क्वांटिटी में हो जाएगा, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन रैपिडली बढ़ जाएगा, तो यही फोटोसिंथेसिस की वाट लगाएगा। और दिस पर्टिकुलर थिंग्स इज स्टडीड बाय वॉलबर्ग, इसलिए हम इसको वॉलबर्ग्स इफेक्ट बोलते हैं। सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर, करेक्ट है। सो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है रेट ऑफ फोटो सॉरी फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इनफैक्ट ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट था, लेकिन आपको याद होगा जब आप अपनी एनसीईआरटी देखेंगे तो हमने अभी तक कोई भी एक्सपेरिमेंट डिस्कस नहीं किया हुआ है जो इसी टेक्स्ट बुक में है, इसी सिलेबस में है। तो अब हम लोग क्या बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट जो यहाँ पे यूज किए गए। यस सर। तो बच्चों जब हम एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस में एक्सपेरिमेंट के बारे में, सो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट। यस सर, जो हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में बिगनिंग में ये शुरू होता है। लेकिन हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं नोबेल प्राइज विनिंग कॉन्सेप्ट। हम लोग वो एक्सपेरिमेंट सीखने वाले हैं जिस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद, उसका पाथवे फाइंड आउट करने के बाद ये रिएक्शन के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। यस, आप सही समझ रहे हैं। कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल जो है, कैल्विन साइकिल के नाम से ये जाना जाता है। इसको हम C3 साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। और ये C3 साइकिल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। आप वीडियो पॉज करके इस समय इस साइकिल को रिवाइज कर सकते हैं। आपको याद होगा RuBp जिसके अंदर 5 कार्बन एटम है, वो कार्बोक्सिलेशन करता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA बनाता है, PGA से PGAl बनता है, PGL से फिर यहाँ पे ग्लूकोज बनता है, और फाइनली ये जो PGL है वो रीजनरेट होता है RuBp में। एरिथ्रोसेडोहेप्टुलोज, RuMp और RuBp, ये सारे केमिकल्स इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं। यस सर। सो ये जो कॉम्प्लिकेटेड पाथवे था, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पाथवे। इसी को डिस्कवर करने के लिए कैल्विन रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1961। और इस साइकिल को हम लोग बोलते हैं कैल्विन साइकिल का फंक्शन है, या कैल्विन साइकिल इसलिए बनाया गया था, मतलब इसलिए इसको डिस्कवर किया गया था। इट वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसको डिस्कवर करना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। आप समझते हैं क्यों कॉम्प्लिकेटेड था? क्योंकि RuBp वॉज द फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड CO2 एक्सेप्टर है, तो जब वो CO2 को एक्सेप्ट करेगा तो वो 6 कार्बन कंपाउंड बनाएगा ना। लेकिन यहाँ पे 6 कार्बन कंपाउंड बना ही नहीं, क्योंकि जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है वो PGA कहलाता है। 6 कार्बन कंपाउंड यहाँ पे बना, बट इट वाज वेरी वेरी अनस्टेबल। आपको मालूम है, मैंने बताया था उस समय कि ये बहुत ही अनस्टेबल था, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए बना था। अगर अगर कोई भी चीज बहुत ही कम समय के लिए बनी हुई है तो उसको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप समझ सकते हैं।
लेकिन पीजीए लंबे समय के लिए बना। पीजीए वाज द फर्स्ट कंपाउंड, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, और इसके अंदर 3 कार्बन एटम है, एंड दैट्स व्हाई कैल्विन साइकिल को हम C3 साइकिल बोलते हैं। तो ये साइकिल की डिस्कवरी कैसे हुई, कौन सा अलगे यूज किया गया था, कौन सा एपरेटस यूज किया गया था, कौन सा CO2 यूज किया गया था, वो सारी चीजें नोबेल प्राइज विनिंग कॉन्सेप्ट, हम लोग वही नोबेल प्राइज विनिंग कॉन्सेप्ट हम एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में सीखने वाले हैं। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यस सर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग कैल्विन्स नोबेल प्राइज विनिंग एक्सपेरिमेंट। तो चलो बच्चों, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कैल्विन एक्सपेरिमेंट में क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। पहले हम सारे इक्विपमेंट के बारे में बताएंगे, एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में बताएंगे, और फिर हम उन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आपके नीट एग्जाम के लिए ये पूरे एक्सपेरिमेंट सेटअप में से कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीजें आपको भूल जानी है। ऑब्वियसली जब आप एक्सपेरिमेंट के जो स्टेप सीखेंगे तो उसमें कुछ ऐसी चीजें आएंगे जो आपको मेरे लिए आपके लेवल पे आके समझाना थोड़ा मुश्किल है, और न नीट के लिए वो इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट वो मास्टर डिग्री करने के बाद लोगों को समझता है। यस, मास्टर डिग्री या कम से कम BSc आप किए हैं तो बच्चों को समझता है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे समझाने के लिए, और वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए नीट के लिए। लेकिन एज जब मैं आपको एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ ताकि आप इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से सीखें, आप सीखें कि साइंटिस्ट ने कैसे कैसे सोच के इस एक्सपेरिमेंट को प्लान किया गया था, क्या सोच के प्लान किया गया था, वो सारी चीजें आपके मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या सर, क्योंकि फ्यूचर में शायद आप लोगों में से कुछ साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। यस सर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग कैल्विन्स एक्सपेरिमेंट। थैंक यू सो मच। हियर वी गो। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इस एक्सपेरिमेंट में कौन कौन सी चीजें यूज की गई थी और उस चीज का क्या काम है, उसके बारे में भी हम सीख लेंगे, है ना। चलो, सबसे पहले यहाँ पे स्टॉप वॉच यूज किया गया है। यस सर। तो कैसे किया जाए, हम लोग ऐसे लगते हैं। यस सर। दिस स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना, इट इज कॉल्ड एज अ स्टॉप वॉच। ये है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच किस काम में आता है? अगर हमने स्टॉप वॉच को चालू कर दिया तो 3 सेकंड बाद बंद करना है, तो हम उसको प्रेस करके हम बंद कर सकते हैं। 4 मिनट बाद बंद करना है, 5 मिनट बाद बंद करना है, 15 मिनट बाद बंद करना है, कुछ सेकंड बाद बंद करना है, 5 सेकंड बाद बंद करना है। तो स्टॉप वॉच जो होता है वो टाइम को कैलकुलेट करने के लिए पाया जाता है, टाइम के हिसाब से। किसी भी एक्सपेरिमेंट में कोई भी जो परिवर्तन आता है या चेंज आता है, वो चेंज वक्त के हिसाब से आता है, सेकेंड्स के हिसाब से आता है। तो इसमें 3 सेकेंड में अगर मुझे पता लगाना है कि एक्सपेरिमेंट में 3 सेकेंड में क्या चेंजेस आए हुए हैं, तो हम स्टॉप वॉच को 3 सेकेंड पे बंद कर देंगे। या 5 सेकेंड पे क्या चेंजेस आए हुए हैं तो 5 सेकेंड पे बंद कर देंगे। 10 सेकेंड में क्या चेंजेस आया हुआ है तो हम उसको 10 सेकेंड में बंद कर देंगे। तो स्टॉप वॉच जो होता है वो टाइम के हिसाब से रिएक्शन में क्या परिवर्तन आते हैं उसके बारे में बात करता है। ठीक है, ओके, आगे आ जाइए। देन ये जो स्ट्रक्चर है जो आपको इसमें दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं हॉट मिथेनॉल। क्या है ये? हॉट मिथेनॉल। एनीथिंग विच एंड विद द ऑल, तो प्यार से बोलो अल्कोहल। सुनो, हॉट मिथेनॉल का यूज क्या है वो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। यस सर, इज दैट क्लियर? हॉट मिथेनॉल का इस्तेमाल होता है टू किल, किल करना, टू किल ग्रीन अलगे। ग्रीन अलगे कौन से अलगे? 2 अलगे हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया हुआ एक्सपेरिमेंट में, जो एक्सपेरिमेंट में आगे आके आपको उनका नाम पता चलेगा। यस सर। तो ये अलगे को डिस्ट्रॉय करने के लिए रहता है। हॉट मिथेनॉल, हॉट है रे बाबा, इसके अंदर जो भी अलगे आएगा वो देखो इमीडिएटली मर जाएगा, उसके अंदर जो भी रिएक्शन हो रहा था वो देखो इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा। बात समझ में आएगा? यस सर। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। ये हॉट मिथेनॉल है और ये अलगे है। ये जो इस एक्सपेरिमेंट के सेटअप को हम लॉलीपॉप एपरेटस बोलते हैं। यस सर, क्या बोलते हैं हम इसको?
लॉलीपॉप एपरेटस बोलते, वी कॉल इट एज अ लॉलीपॉप एपरेटस, लॉलीपॉप, लॉलीपॉप एपरेटस हम इसको बोलते हैं। समझ में आ रहा है आपको? वी कॉल इट एज अ लॉलीपॉप एपरेटस। मैं इसको लॉलीपॉप एपरेटस क्यों बोलता हूं, जरा आप ध्यान से समझिए। एवरीबॉडी, बच्चों फोकस करो यहाँ पे। चलो आप ये सेटअप देख सकते हैं। जरा मैं जूम करता हूं, आप इसको ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। आप देख सकते हैं कि ये लॉलीपॉप जैसा स्ट्रक्चर है। इट इज अ लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर, ये लॉलीपॉप जैसा स्ट्रक्चर है। इसको हम लॉलीपॉप एपरेटस बोलते हैं या लॉलीपॉप एपरेटस ही बोलते हैं, मतलब नहीं, ये लॉलीपॉप जैसा दिखता है, इसका नाम इसका शेप बताता है, ये लॉलीपॉप जैसा देखने में नजर आता है, इसलिए दुनिया इसको लॉलीपॉप एपरेटस कह जाता है। तुमको बात समझ में आता है? आता है बात? वेरी गुड। तो इट इज अ लॉलीपॉप एपरेटस, ये लॉलीपॉप एपरेटस है जो आपको अंडरस्टैंड हो जानी चाहिए। ये जो लॉलीपॉप एपरेटस है, इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर पानी है। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे? इसके अंदर पानी है, नहीं दिख रहा है। इसके अंदर H2O है। इसके अंदर दो ग्रीन अलगे हैं, वन इज कॉल्ड क्लोरेला एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड सिंडेस्मस। नीट आपको पूछेगा कि कैल्विन एक्सपेरिमेंट में कौन से अलगे यूज किया था, आप बोलने का ग्रीन अलगे। नीट पूछेगा आपको ग्रीन, कौन सा ग्रीन अलगे कैल्विन एक्सपेरिमेंट में यूज किया गया था, आप बोलने का क्लोरेला एंड सिंडेस्मस। मला कळलं तुम्हाला? तुम्हाला कळलं पाहिजे। इसके अंदर पानी है, यस सर, फोटोसिंथेसिस होने के लिए पानी की जरूरत होती है, तो पानी का यूज समझ में आ गया। क्लोरेला और सिंडेस्मस से ग्रीन अलगे हैं, इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट है, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। अगर इसको लाइट मिली, CO2 मिला, तो सवाल उठता है लाइट कहां से मिलेगा? सो आप देख सकते हैं, कैन यू सी यहाँ पे मिरर, मिरर, ये कांच है, कांच, शीशा, मिरर, और ये लाइट है। दिसते का तुम्हारा? ये लाइट है, जब ये लाइट जलेगी तो ये व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट मतलब 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ ऑफ लाइट, कड़ला का। यहाँ से लाइट पास होगा ऐसे, यहाँ से लाइट ऐसे पास होगा, यहाँ से लाइट 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 पास होगा। सुपर वर्क लेडीज एंड जेंटलमैन, सुपर वर्क। तो जब लाइट पास होगा तो ये लॉलीपॉप एपरेटस जो है, इसको लाइट मिलेगा, अच्छी बात है। जब इसको लाइट मिल जाएगा तो ये फोटोसिंथेसिस कर जाएगा, और जब ये फोटोसिंथेसिस कर जाएगा, जब ये फोटोसिंथेसिस करेगा, तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 भी चाहिए। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इस पॉइंट को मार्क करके, कि इट इज अ सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, है ना। अब सवाल उठता है, अगला सवाल ये उठता है कि इसके लिए CO2 कहां से आएगा? तो आप देख सकते हैं, ये पाइप यहाँ पे जोड़ा गया है, ये CO2 की एंट्री के लिए है। सो यहां से CO2 एंटर किया जाएगा। सो इट इज CO2 की एंट्री के लिए। अब ये जो CO2 है वो नॉर्मल CO2 नहीं है, ये रेडियो लेबल्ड CO2 है, 14 लेबल्ड CO2 है। यस सर, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें जो कार्बन है वो 14 कार्बन लेबल्ड है। यस सर, लेबल्ड है, समझ में आया? इट इज 14 कार्बन लेबल्ड CO2 है। इट इज अ 14 कार्बन लेबल्ड CO2। ये अंडरस्टैंडिंग आपको आ जानी चाहिए, समझ में आया आपको, है ना। देखो, नॉर्मल आइसोटोप नहीं है, ये रेडियो आइसोटोप है। क्या मैं लिखूं क्या इसको? रेडियो आइसोटोप लिखता हूं मैं, नहीं तो आपको समझेगा नहीं। इट इज अ रेडियो आइसोटोप, है ना। ये रेडियो आइसोटोप CO2, नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। देखो, अगर आप नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो उसमें से कुछ रेडिएशन नहीं निकलने वाला है, और रेडिएशन हम अपनी आंखों से डिटेक्ट नहीं कर सकते। रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए एक्सरे की जरूरत पड़ती है। अगर इस समय आपके इस कैमरे और मेरे बीच में कोई है, अगर कोई है, तो वो CO2 है, ऑक्सीजन है। हाय ऑक्सीजन, हेलो ऑक्सीजन। CO2 हो, यहाँ पे CO2 है, लेकिन क्या मैं इस CO2 को देख सकता हूं? अगर वो रेडियो लेबल्ड है तो भी मैं उसको देख देख नहीं सकता। अगर आपको रेडियो लेबल्ड CO2 देखना है तो आपको इसके ऊपर ना एक्सरे अप्लाई करना होगा। एक्सरे सुना है? इस समय तो आपने ज्यादा सुना होगा, जिनको जिनको कोरोना होता था उनके चेस्ट का एक्सरे किया जाता था, मालूम है आपको, है ना। यस सर। तो एक्सरे जब किया जाता है
तो एक्सरे ना रेडियो आइसोटोप को रिएक्ट होता है और रेडिएट करता है, रेडिएशन जनरेट करता है। यस सर। तो मुझे पता चल जाएगा, अगर यहाँ से रेडिएशन लिखिएगा तो मुझे वो रेडिएशन दिखाई देगा, मतलब वो लाइट दिखाई देगी, लाइट इमिट होगा, है ना। तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो नीट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सा CO2 यूज किया। आप बाय हार्ट कर लो कि 14 लेबल्ड CO2 यूज किया, और ये एक रेडियो लेबल्ड आइसोटोप है। कळलं की तुम्हाला नाही कळलं? अदरवाइज बाकी का रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड चैप्टर है आपको न्यूक्लियर एंड रेडियो केमिस्ट्री में, वो आपको उसमें आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। ओके, ये लाइट का सोर्स हो गया, ये रेडियो लेबल्ड CO2 हो गया, ये हॉट मिथेनॉल हो गया, और ये स्टॉप वॉच हो गया। आई थिंक ऑल दिस पार्ट्स आर वेरी वेरी क्लियर टू यू। ये सारे पार्ट आपको क्लियर हो गए, है ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। क्या मैंने लिखा कहीं पे लॉलीपॉप एपरेटस? नहीं लिखा, तो आई मस्ट राइट दिस, इसको पॉइंट आउट करते हुए कि ये एक दिसते ना रे बाबा, है ना। ये एक लॉलीपॉप एपरेटस है। इट इज अ लॉलीपॉप, APPRATUS, लॉलीपॉप। इसका नाम इसका शेप बताता, लॉलीपॉप के शेप में आता, इसलिए तो दुनिया इसको लॉलीपॉप एपरेटस कह जाता। ला, हे इंडिया, एक्सपेरिमेंट चालू करें क्या? एक बार फिर से सुन लीजिए। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट का सोर्स है, CO2 यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन वो रेडियो लेबल्ड है, 14 रेडियो लेबल्ड CO2 है। देन यहाँ पे ग्रीन अलगे प्रेजेंट है, क्लोरेला एंड सिंडेस्मस। देन देयर इज अ स्टॉप वॉच, टाइम को मेजर करने के लिए, हॉट मिथेनॉल टू किल द सिंडेस्मस एंड द क्लोरेला, ये अलगे को किल करने के लिए। और ये लॉलीपॉप एपेटस है। चलो हम लोग एक्सपेरिमेंट चालू करते हैं। यस सर। तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया? मेल्विन और बेंसन ने किया था, बट मेल्विन उसका मेन इंचार्ज था, इसलिए नोबेल प्राइज मेल्विन को ही दिया गया था, मेल्विन कैल्विन को दिया गया था। सो इट्स नथिंग बट द मेल्विन कैल्विन। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे मेल्विन कैल्विन एंड उनके कोवर्कर में बेंसन का कंट्रीब्यूशन था, लेकिन नोबेल प्राइज मेल्विन कैल्विन को दिया गया था। इसका मतलब बेंसन का बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था, लीडर जो था वो मेल्विन कैल्विन थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ग्रीन अलगा यूज किया, ग्रीन अलगे यूज किया। वो ग्रीन अलगे का नाम क्या था? नेम वॉज क्लोरेला एंड सिंडेस्मस। ये दो टाइप के ग्रीन अलगे थे। फिर इसके अंदर क्या था? CO2 वॉज 14 CO2 रेडियो लेबल्ड था, रेडियो लेबल्ड था। लॉलीपॉप एपरेटस था, लॉलीपॉप APPRATUS, और इस एपरेटस के अंदर पानी प्लस अलगे था। सोर्स ऑफ लाइट था, सोर्स ऑफ लाइट था। सोर्स ऑफ लाइट के बाद देयर वाज अ सोर्स ऑफ लाइट, और सोर्स ऑफ लाइट के बाद देयर वाज अ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सोर्स ऑफ लाइट के बाद देयर वाज अ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और क्या था वो? हॉट मिथेनॉल, मिथेनॉल, जो कि हॉट था, टू किल अलगे, टू किल टू किल अलगे, अलगे को मारने के लिए। मेल्विन कैल्विन बेंसन ग्रीन अलगे क्लोरेला सिंडर, ये सारी चीजें नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। CO2 में रेडियो लेबल CO2 था, लॉलीपॉप एपेटस के अंदर वाटर और अलगे था, सोर्स ऑफ लाइट था, मिथेनॉल था, टू किल अलगे। डन। चलो एक्सपेरिमेंट चालू करते हैं। यस सर, एक्सपेरिमेंट चालू करते हैं। लाइट ऑन हो गया, लाइट ऑन, लाइट ऑन तो वीडियो कॉन नहीं, लाइट ऑन तो फोटोसिंथेसिस ऑन। लाइट ऑन हुआ तो फोटो सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑन। यस सर, फोटोसिंथेसिस चालू हो गया। हमने स्टॉप
वॉच ऑन कर दिया, लाइट आया, फोटोसिंथेसिस होना चालू हुआ और उसी समय हम लोगों ने स्टॉप वॉच चालू कर दिया। एंड आफ्टर एवरी 3 सेकेंड, आफ्टर द इंटरवल ऑफ 3 सेकेंड, आफ्टर ईच इंटरवल ऑफ, हर 3 सेकेंड में, आफ्टर ईच intervals of, after each intervals of, after each intervals of 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के इंटरवल के बाद, हर 3 सेकेंड के इंटरवल के बाद small amount of algae was dropped in the hot methanol. Yes sir, हर 3, यहाँ पे 3 सेकेंड हुआ, ठपाक, सॉरी नो ठपाक यहाँ पे 3 सेकेंड हुआ, जैसे यहाँ पे 3 सेकेंड हुआ, इमीडिएटली हम लोगों ने ये स्टॉप कॉक, ये स्टॉप कॉक है, स्टॉप कॉक मतलब नल समझ लो आप, अरे यार नल समझ लो, नल, नल ओपन किया, ये नल है और ये नल को ओपन किया, तो यहां से ग्रीन अलगे गिरेगा, है ना, 3 सेकेंड में गिरेगा, फिर 6 सेकेंड में गिरेगा, फिर 9 सेकेंड में गिरेगा। 3 सेकेंड के इंटरवल पे हम थोड़े से अलगे को हॉट मिथेनॉल में ड्रॉप करेंगे। यस सर, पक्का क्लियर है? एक मिनट, हॉट मिथेनॉल में अगर आपने जैसे ग्रीन अलगे को ड्रॉप कर दिया, वो जिंदा रहेगा या जिंदा होके जिंदा रहेगा? मर जाएगा यार, हॉट मिथेनॉल, क्या बात करते हो सर, हॉट मिथेनॉल है, मर जाएगा। यस सर, आफ्टर हर एक 3 इंटरवल सेकेंड के बाद, आफ्टर एवरी 3 सेकेंड के बाद हम लोगों ने क्या किया, व्हाट वी डिड, हम लोगों ने आफ्टर एवरी 3 सेकेंड्स we dropped small quantity of algae in methanol to kill it, उसको मारने के लिए। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर मैंने रेडियो लेबल्ड 14 CO2 यूज किया है ना, और 3 सेकेंड के बाद वो CO2 किस केमिकल में कन्वर्ट होता है, सपोज मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, दैट विल बी मोर नाइसर। यस सर, ये 0 टाइम है, 0 सेकेंड है ना, फिर ये है 3 सेकेंड, फिर ये है 6 सेकेंड, फिर ये है 9 सेकेंड, फिर ये है 12 सेकेंड। कर ल कि नहीं कर ल, अगर ये मैंने यहाँ पे रेडियो लेबल्ड 14 CO2 यूज किया है, अगर ये कन्वर्ट हो जाता है X में, ये कन्वर्ट हो जाता है Y में, ये कन्वर्ट हो जाता है Z में, ये कन्वर्ट हो जाता है P में, तो इससे मुझे क्या पता चलेगा? मुझसे देखो, फोटोसिंथेसिस होने के लिए, केल्विन साइकिल होने के लिए CO2 की जरूरत है, तो अगर मैंने 3 सेकेंड बाद कुछ अलगी को गिरा दिया हॉट मिथेनॉल में, उसको मार दिया मैंने, तो उसका फोटोसिंथेसिस तो चालू रहेगा ना, फोटोसिंथेसिस चालू रहेगा कि नहीं चालू रहेगा? अरे यस क्यों बोला, गलत, नहीं चालू रहेगा। तुम मर जाओगे तो तुम्हारे बॉडी की एक्टिविटी होते जाएगी क्या, रेस्पिरेशन, दिल धड़कना, किडनी फिल्टर करना चालू रहेगा? नहीं चालू रहेगा। तो वैसे ही 3 सेकेंड बाद जब मैंने थोड़े से अलगे को मिथेनॉल में ऐड किया, तो वो अलगे मर गया और उसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा था वो भी मर गया। और फोटोसिंथेसिस, ये जो CO2 है उसमें जिस कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, वो CO2 जिस कंपाउंड में आ गया है, और ये CO2 को यूज करके जो कंपाउंड बना हुआ है, वो कंपाउंड हमको दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, कैसे हम उसका पता लगाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल आप ये समझ पा रहे हो ना। फिर अगले 3 सेकेंड में, मतलब 6 सेकेंड में, मैंने फिर से थोड़े अलगे को अलग फ्लास्क में हॉट मिथेनॉल में मार दिया, तो वहां पे मुझे कंपाउंड मिला Y, जो ये कौन से कंपाउंड है, ये CO2 लेबल्ड है, 14 CO2 लेबल्ड कंपाउंड है। बाकी के कंपाउंड से मुझे न लेना है न मुझे देना है, मुझे बस ये जानना है कि CO2 कैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब फोटोसिंथेसिस का जो, फोटोसिंथेटिक का जो ग्लूकोज बनाने वाला स्टेप है, इस स्टेप को पता लगाने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये स्टेप मुझे पता लगाना है, ऐसा समझो कि मैं ही हूं कैल्विन। कौन हूं मैं? माय नेम इज मेल्विन कैल्विन। कर लो,
आता बघा 3 सेकंड के बाद X बनता है, मतलब ये CO2 14 CO2 लेबल्ड है। अगले 3 सेकंड के बाद ये Y बनता है, फिर अगले 3 सेकंड के बाद ये Z बनता है, अगले 3 सेकंड के बाद ये P बनता है। तो क्या मुझे सीक्वेंस नहीं पता चलेगा कि पहले X बनेगा, फिर Y बनेगा, फिर Z बनेगा, फिर P बनेगा? ये क्या है, मुझे सीक्वेंस नहीं पता चलता है? पता चलता है, और यही सीक्वेंस पता लगाने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। अब मैं आपको बता रहा हूं कि पता तो चलेगा, लेकिन इसको आइसोलेट कैसे करेंगे, इसको निकालेंगे कैसे, पता कैसे लगाएंगे, उसके बारे में बात करते हैं। यस सर, देखो, एज मेल्विन पुट अलगे, एज मेल्विन ने अलगे को, एज वी पुट अलगे इन हॉट मिथेनॉल, जैसे हमने इसको हॉट मिथेनॉल में ऐड कर दिया, जैसे हमने इसको हॉट मिथेनॉल में ऐड कर दिया, हॉट मिथेनॉल में ऐड करने के बाद, हॉट मिथेनॉल में ऐड करने के बाद, हॉट मिथेनॉल में हम जैसे ही ऐड कर देते हैं अलगे डाई, बाय अलगे डाई। अच्छा, उसके डाई होने के साथ साथ फोटोसिंथेसिस स्टॉप, फोटो फोटोसिंथेसिस स्टॉप। अच्छा, फोटोसिंथेसिस स्टॉप, सो ये ऐसा कार्बन लेबल्ड लेबल्ड केमिकल is identified by, पहले हम उसको सेपरेट करेंगे, सेपरेट कैसे करेंगे, बाय क्रोमेटोग्राफी एंड ऑटो रेडियोग्राफी। समझ में है? क्रोमेटोग्राफी और ऑटो रेडियोग्राफी। देखो, ऑटो रेडियोग्राफी आपके बियॉन्ड द माइंड समझना इस समय मुश्किल है, बट ये 2-3 चैप्टर में है, डीएनए वाले चैप्टर में है, 12th में 2-3 चैप्टर में है ये, तो ये एक्सप्लेनेशन एक बार फिर से आएगा, उस समय समझ लेना। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी एक पेपर होता है, और ये जो हॉट मिथेनॉल जो रखा हुआ है ना, वो केमिकल का जो मैं पेस्ट बनाऊंगा, जैसे कोलगेट का पेस्ट होता है ना, तो वो अलगे को मैं हॉट मिथेनॉल को खुला छोड़ दूंगा तो मिथेनॉल इवापोरेट हो जाएगा। इवापोरेट हो गया मिथेनॉल, क्योंकि वोलेटाइल है भाई। अब वो जो केमिकल है वो पेस्ट को मैं यहाँ रखूंगा। और ये क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है ना, मॉलिक्यूल मूव होता है डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द साइज मॉलिक्यूल मूव होता है क्रोमेटोग्राफी में। तो ये मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएगा, और वो सपोज ये पेपर है आपका, क्रोमेटोग्राफी पेपर है, और ये मेरा पेस्ट है, जो पेस्ट सेपरेट हो गया, है ना, ये पेस्ट है, ये पेस्ट जो मैंने हॉट मिथेनॉल से बनाया है ना। अभी क्या करेगा, ये केमिकल रन करेगा, रन करेगा मतलब ट्रैवल करेगा। कौन सा केमिकल ज्यादा ट्रैवल करेगा? जिसका साइज छोटा है। हमेशा चूहा ज्यादा जल्दी अपने गोल पे पहुंचेगा रेदर देन हाथी। हाथी और चूहे के बीच में कंपटीशन हुआ तो चूहा जीतेगा। क्यों जीतेगा भाई? क्योंकि उसकी साइज कम है, और क्या नाम है, हाथी, हाथी की साइज बड़ी है ना। तो ये मॉलिक्यूल ना आगे ट्रेवल करना चालू हो जाएगा, ठपाक 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 ठपाक। अब वो जैसे ही ट्रेवल करना चालू करेगा, वो यहाँ पे ड्रॉप बनाएगा, यहाँ पे ड्रॉप बनाएगा, यहाँ पे ड्रॉप बनाएगा, कुछ यहाँ पे सेपरेट होंगे। अब हमको ये देखना है कि ये जो ड्रॉप बने हुए हैं, ये ड्रॉप में से कौन सा ड्रॉप रेडियो लेबल्ड है। वो कैसे देखेंगे? वो ऑटो रेडियोग्राफी से देखेंगे। ऑटो रेडियोग्राफी में एक्सरे यूज किया जाता है, एक्सरे, और पता चला कि इसमें से रेडिएशन आ रहा है ना। तो ये जो कंपाउंड होगा फिर हम लोगों का, ये जो कंपाउंड होगा, ये 3 सेकंड के बाद बनने वाला कंपाउंड है। सपोज रेडिएशन वहां से आ रहा है, तो दिस कंपाउंड विल बिकम द कंपाउंड फॉर्म्ड इन 3 सेकेंड। तो यही, ये रेडिएशन रिलीज कर रहा है, मतलब रेडियो लेबल CO2 इसके पास है ना। या मैंने आपको ना एक रेडियो लेबल वड़ा पाव खिला दिया मैंने, अब आप जहां पे भी जाओगे, अगर आप पे एक्सरे आया तो आप रेडिएट करोगे,
तो इससे आपका लोकेशन पता चल जाता है, आपका जीपीएस लोकेशन पता चल जाएगा मुझे। तो इसी तरीके से हम लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए तो हम लोगों ने रेडियो लेबल्ड CO2 यूज किया। दिस इज सो ऑसम, सो इम्पोर्टेंट पॉइंट कि रेडियो लेबल CO2 क्यों यूज किया, क्योंकि हम पीछा कर सकते। देखिए मैंने 2 बार हाईलाइट किया है, कि यहाँ पे और एक यहाँ पे, है ना। मैं एक बार फिर से बताने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझिए क्या क्या यूज किया, ये बात आपको पता चल गई है ना। अब लाइट आएगी तो फोटोसिंथेसिस चालू हो जाएगा, स्टॉप वॉच हम लोग चालू कर देंगे। आफ्टर एवरी 3 सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, रेडियो लेबल्ड CO2 ग्रीन अलगे को देंगे, वो फोटोसिंथेसिस करेगा। हर 3 सेकेंड के इंटरवल पे हम हॉट मिथेनॉल में पोर करेंगे, और हॉट मिथेनॉल में आते ही अलगे मर जाएगा। उस मरे हुए अलगे का केमिकल निकालेंगे, उसको क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है, क्रोमेटोग्राफी आप सीखेंगे केमिस्ट्री में, 3rd लास्ट या 4th लास्ट चैप्टर है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो वो सेपरेट कर देगा मॉलिक्यूल को, और एक्सरे इसके ऊपर जाएगा तो ये रेडिएशन देगा। तो रेडिएशन ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, ये देगा। क्यों देगा, क्योंकि इसके पास रेडियो लेवल CO2 है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड स्टेप था इस चीज को पता लगाना। यस सर, आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। आप अपनी पूरी कोशिश कीजिए इसको समझने के लिए। अब मैं आपको वो सारी बातें बता देता हूँ जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपको शायद ये एक्सपेरिमेंट नहीं समझा, या आपके मेमोरी के बाहर है, या आपके अंडरस्टैंडिंग के बाहर है, तो आपको कौन कौन सी चीजें एटलीस्ट आपको अच्छे से आ जानी चाहिए। पहली चीज, कौन सा अलगे यूज किया था, क्लोरेरा एंड सिंडेस्मस। ये नंबर 1 चीज है जो इम्पोर्टेंट है। ये इसके ऊपर ट्रूमैन में हमारे जितने भी MCQs के टेस्ट होंगे उसमें सवाल आते हैं। कौन सा CO2 यूज किया था, ये तीसरी बार मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, क्या दिन आ गए आपको बताने के लिए। यस सर, लॉलीपॉप नाम की चीज NCERT में मेंशन नहीं की। जिन्होंने ये रिसर्च पेपर पढ़ा हुआ है उन्हीं को ये बात पता है कि लॉलीपॉप एपेटस यूज किया गया था, और ये उसी रिसर्च पेपर में, मेलविन के रिसर्च पेपर में ये डायग्राम है। यस सर, तो जो लोग NCERT पढ़ के पढ़ाते हैं तो उनको ये शायद बात जिंदगी में पता भी नहीं चल पाएगी। यस सर, इज दैट क्लियर। सो देन किल करने के लिए कौन सा अल्कोहल यूज किया गया था, हॉट मिथेनॉल यूज किया गया था। कुछ लोग या कुछ फिगर में इथेनॉल लिखा रहता है, बिल्कुल गलत है, हॉट मिथेनॉल यूज किया गया था। यस सर, और कौन कौन से मशीनरी यूज की गई थी, तो क्रोमेटोग्राफी पेपर यूज किया गया था, ऑटो रेडियोग्राफी यूज किया गया था, और देन इसमें एक चीज जो इम्पोर्टेंट रहती है कि 3 सेकंड में जो पहला PGA होता है, पहला जो स्टेबल कंपाउंड होता है वो 3 सेकंड में बनता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो X है, ये जो X मॉलिक्यूल है, ये जो X मॉलिक्यूल है, इट इज नथिंग बट द PGA। ये PGA है, समझ में आया आपको। इट इज नथिंग बट द PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यस सर, आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, और मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको मजा भी आया होगा, और आपको आप इससे इंस्पायर्ड होने चाहिए। मैं तो काफी, जब मैंने फर्स्ट टाइम इस एक्सपेरिमेंट को अपने मास्टर डिग्री में पढ़ा था, तो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाय दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। यस सर, very few people will teach you this particular experiment, very few people will show you this particular diagram. I hope you are motivated, excited, and you will learn in the future. Yes sir. So आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आज के लेक्चर में हमने टेम्परेचर एज अ फैक्टर बात किया था, वाटर एज अ फैक्टर बात किया था यहाँ पे, फिर हम लोगों ने ऑक्सीजन यूज किया था। ऑक्सीजन कैसे, वार्बर्ग इफेक्ट, आपको जैसे नाम इंपॉर्टेंट है कि जब ज्यादा CO2, ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ जाता है तो फोटोसिंथेसिस ड्रॉप होता है। और देन कैल्विन एक्सपेरिमेंट, और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जो आपके सिलेबस में है, बिगनिंग में हम उनके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बायो वर्ल्ड से जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए, और लेक्चर नोट्स लिखने के लिए। आपको अगर ड्रॉ करना है ये तो ड्रॉ कीजिए, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका जेरोक्स ले लीजिए और अपनी बुक पे चिपका लीजिए। इट्स अ रियल फिगर। जय हिंद, थैंक यू सो मच।